नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समीक्षा बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनरेगा के तहत रोजगार देने की योजना की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। दूसरी भर्ती प्रक्रिया, रोजगार के प्रयास की भी समीक्षा करेंगे। प्रदेश में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। आम जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में कमी लाने पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का ये मकसद होगा कि कैसे जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें कमी लाई जाए, उसको लेकर क्या ट्रैफिक रूल होने चाहिए वो समझाए जाए, उसको लेकर जनता को जागरूक करने का काम किया जाएगा। तो रोजगार योजना पर मंथन करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उसी के साथ प्रदेश में आज जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिसका सबसे बड़ा मकसद है जो सड़क में दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क की दुर्घटनाओं को कम करना इसका मेन मकसद होगा। तो सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए और सड़क सुरक्षा को लेकर ये सप्ताह का मकसद होगा इस अभियान को चलाना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें रोजगार योजनाओं को लेकर मंथन किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चलें। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का दूसरा चरण आज, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को फिर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। हफ्ते में 4 दिन कोविड-19 वैक्सीन लगाने की प्लानिंग की गई है। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का आज दूसरा चरण है और आज फिर स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। देश भर में हफ्ते में 4 दिन कोविड-19 वैक्सीन लगाने की प्लानिंग की गई है। तो ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं और बताते चले, हफ्ते में 4 दिन ऐसे होंगे जब जो वैक्सीन है वो स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों को टीका जो लगाया जाना है उसको लेकर मैनेजमेंट, तमाम सुविधाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था, उन तमाम चीजों पर भी नजर रखना जरूरी है। इसलिए प्लानिंग करने के लिए समय भी होना चाहिए। इसलिए सप्ताह में 4 दिन चूज किए गए हैं। इन 4 दिन में कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से जानकारी। दून अस्पताल की आज से खुली ओपीडी। अस्पताल की सभी ओपीडी आज से मरीजों के लिए खुली है। बिना बाध्यता सभी मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। अस्पताल में ही अब हो रहा है पंजीकरण और जांच। 10 महीने बाद बिना बाध्यता मरीजों को सुविधा मिली है। बताते चले, कोरोना काल के चलते ओपीडी को बंद किया गया था और उसी के साथ सिर्फ जो इमरजेंसी केसेस रहेंगे उसके लिए इजाजत थी। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि इस लंबे अंतराल के बाद, यानी कि 10 महीने के बाद, बिना बाध्यता मरीजों को सुविधा मिल रही है। देहरादून के दून अस्पताल की ओपीडी को आज से खोल दिया गया है और उसी के साथ अस्पताल में अब पंजीकरण हो रहा है, जांच हो रही है। काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने दबी जुबान में कृषि कानून को लेकर किसानों का समर्थन किया। जहां मीडिया के सवालों पर विधायक चीमा ने केंद्र सरकार से किसानों की बात सुनने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे किसानों की भी बात बन जाए और सरकार की भी बात रह जाए। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। इशारों में उन्होंने ये जरूर कहा कि घर में यदि बच्चा रोता है तो घर के बड़े सदस्यों को उस ओर ध्यान देना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार को भी किसानों की बात सुननी चाहिए। अच्छा, मैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में सब एकजुट होकर 2022 के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं हरीश रावत ने मुख्यमंत्री के चेहरे घोषित किए जाने की बात का भी समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा के सीएम के चेहरे स्वाभाविक है कि वर्तमान सीएम त्रिवेंद्र रावत होंगे, जो जनता की अपेक्षाओं में खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और ये कहना है कि इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निर्णय लेना चाहिए और जो भी निर्णय हाईकमान का होगा वो सबको मानना होगा। सबसे ज्यादा परिचित चेहरा, सबसे ज्यादा स्वीकार्य चेहरा जो टीवी चैनल्स के सर्वे आए वो हरीश रावत जी का। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही कि पार्टी को इस समय जब उत्तराखंड में चुनाव होंगे, अगर कांग्रेस पार्टी चेहरा घोषित करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपना चेहरा घोषित करना पड़ेगा। और आपने जैसे अभी देखा, एक नेशनल चैनल ने जो सर्वे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को जो खराब मुख्यमंत्री के रूप में पहला स्थान दिया है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज का पूरा
लेखा जोखा भी उसमें जनता के बीच में आ गया। तो वो चेहरा जो है कि 5 साल मुख्यमंत्री जो रहे वही तो चेहरा होगा, तो उनके सामने जब हमारा चेहरा होगा तो हमारा चेहरा बेटर होगा। उत्तराखंड में जल्द सहकारिता विभाग का अपना एक रंग होने जा रहा है। ऐसा होने पर आपको राज्य के सहकारी बैंक, सहकारी भवन और एटीएम एक ही रंग में नजर आएंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक समिति का गठन किया गया है जो अपनी रिपोर्ट मार्च के पहले सप्ताह में सौंप देगी। इसके बाद ही एक रंग को लेकर निर्णय किया जाएगा। इसके साथ ही इस साल सहकारिता विभाग की 72 बैंक शाखाएं भी खुलेंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, आपसे जानना चाहेंगे, सहकारिता विभाग एक ही रंग में रंगने वाला है, जरा इसको लेकर पूरा अपडेट दें। जी बिल्कुल अर्चना, देखिए सहकारिता विभाग अब एक रूपता के उद्देश्य से जितने भी बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, जितने भी विभाग के भवन हैं, एटीएम है, वो एक ही रंग में अब होंगे। तमाम जितने भी चाहे भवन हो विभाग के, वो सभी एक रंग में रंगे जाएंगे। सहकारिता के अंडर जितने भी बैंक आते हैं, जितने भी भवन हैं, उन सबका एक ही रंग होगा। ये जानकारी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और सहकारिता विभाग भी उनके पास है, धन सिंह रावत, उन्होंने ये जानकारी दी है। और इसके लिए एक समिति का भी जो है गठन किया गया है, जिसको एक सप्ताह में रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा एक निर्णय ये भी लिया गया है कि सहकारिता विभाग की जो शाखाएं हैं उनका और विस्तार किया जाएगा और 72 बैंक शाखाएं अन्य खोली जाएंगी। तो एक रूपता के उद्देश्य से ये निर्णय जो है विभाग ने लिया है। अर्चना, शुक्रिया चंद्रमोहन तमाम जानकारी के लिए। काशीपुर के कोंडा थाना इलाके में सड़क किनारे एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, देर शाम काशीपुर के कोंडा थाना पुलिस के ग्राम कोंडा में एक जो है छोटी पुलिया के नीचे महिला का शव पड़ा मिला होने की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के गाँव के लोग और राहगीरों की मौके पर भीड़ लग गई, जिसके बाद कोंडा थाना पुलिस और स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये मिसर वाला गांव है कोंडा थाने में। अभी सूचना आई थी कि यहाँ पुलिया के नीचे एक लेडी की बॉडी पड़ी हुई है। अभी मौके पर आकर के देखा है, उसके जो हमारी महिला सब इंस्पेक्टर ने चेक किया तो उसमें ऐसी कोई ज़ाहिरा चोट है नहीं। अभी उसके फोटोग्राफ्स हम दिखवा रहे हैं बाकी आसपास के गाँव में। अगर कोई कहीं कोई गुमशुदगी या कोई अन्य मामला होगा तो वो चेक करवा रहे हैं। बाकी पंचायतनामा भर के बॉडी को मोर्चरी भिजवा रहे हैं। इसका पोस्टमार्टम होने के बाद पता लगेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अभी से ही तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी जल्द ही राज्य में बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, जिससे राज्य में पार्टी और मजबूत हो सके। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में आप पार्टी अधिक से अधिक वोट हासिल कर सके। वहीं विशेषकर पहाड़ी जनपदों पर पार्टी का फोकस रहेगा। आम आदमी पार्टी इसको लेकर जनता के बीच दिल्ली मॉडल, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री बिजली पानी आदि की सुविधा जनता को देगी। इन मुद्दों को लेकर पहाड़ की जनता के बीच जा रही है आम आदमी पार्टी। सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं और गांव-गांव तक कर अपनी नीतियों को जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम करे उनको लेके भी आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या कुछ इसमें रहेगा सर कि क्या कुछ काम जो भी दिल्ली के काम है उसी तर्ज पे उत्तराखंड में जो काम होना है उनको लेके हम आगे बढ़ेंगे। इसमें स्कूल, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो भी है सारे मुद्दे इसी में आएंगे। रोजगार। खबर गदरपुर के पसियापुर गांव से है, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन पहुंचकर किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर जानने देने वाले किसान कश्मीर सिंह की श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत का ये कहना है कि किसानों की हालत जो कर दी गई, किसानों की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार की अहंकारी नीतियों के कारण लोग मर रहे हैं, यहाँ किसान बेमौत मर रहे हैं। मोदी सरकार की अहंकारी नीतियों के कारण ये सब हो रहा है। किसी भी सरकार को जनता का विरोध करने पर कोई भी कानून बनने या फिर उससे वापस लेने पड़ते हैं। इस दौरान पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने भी श्रद्धांजलि भेंट करते हुए कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर जान देने वाले बाबा कश्मीर सिंह को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार कृषि कानून वापस। अहंकार का कोई स्थान नहीं। किसान यदि कोई बहुत बड़ी मांग कर रहे होते, वो यही तो कह रहे हैं
तुम कह रहे हो तुम्हारे लिए कानून बनाया है और हम ये समझते हैं ये हमारे लिए नहीं है और ये हमको बर्बाद कर देगा, इसलिए इन कानूनों को वापस ले लो। तो इसमें बड़ा अहंकार कहेगा। सीधे कह दे भाई किसान भाइयों, मैंने थोड़े भलाई दी वास्ते ये बिल बनाए थे ना, ये एक्ट कानून बनाए थे, तो तुम नहीं चाहते हो तो हम उल्टो कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। अब तुम किसानों नाल गल करने की खाली नाटक कर रहे हो, थका देना चाहते हो, और इसीलिए किसान डट करके मोर्चे पे है और अब किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है। मैं और मेरे साथी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ क्षेत्र के दौरा में उनके साथ था। जब उनको पता लगा कि बाबा कश्मीर सिंह जी का ने जो शहीद हुए हैं बॉर्डर में, तो सुनकर क्योंकि वो भी किसानों के इस आंदोलन को समर्थन करते हैं, वो यहाँ पर उनके आवास में पहुँचे और उनके को पुष्पांजलि देने के लिए और उनके परिवार के साथ दुख बांटने के लिए आए। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। मिशन 2022 की जीतने के लिए भाजपा ने 5 सदस्यीय समिति का गठन कर लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के निर्देश पर बनी ये टीम आगामी विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करेगी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की अध्यक्षता में गठित हुई समिति में प्रदेश महामंत्री संगठन अजय, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और डॉक्टर धन सिंह रावत को समिति का सदस्य बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की शनिवार को देहरादून में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम विषयों को लेकर चर्चा हुई और साथ ही पार्टी के भविष्य की रणनीति भी तय की गई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का ये कहना है कि ये काफी महत्वपूर्ण बैठक रही और उसी के हिसाब से हमने आगे के कार्यक्रम भी तय किए हैं। 19, 20 और 21 फरवरी को मारचूला रामनगर में हमने जो है तो चिंतन बैठक रहेगी, जो 2-3 दिन तक चलेगी और सभी राजनीतिक और सभी बिंदुओं पर पूरे उत्तराखंड की राजनीतिक चीज़ों पर उस पर समीक्षा वहाँ पर रहेगी और वहाँ पर हमारे सारे दिग्गज नेता, हमारे सारे छोटे बड़े नेता वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। उसके बाद 13 और 14 मार्च को क्योंकि कोरोना के कारण हमारी जितनी भी अब तक की बैठकें हुई वो ज़्यादातर हमने वर्चुअल करने की कोशिश की, लेकिन अब 13 और 14 मार्च को हमारी प्रदेश कार्य समिति होगी। यहाँ पे वक्त छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में मिशन 2022 को फतेह करने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार संगठन का विस्तार कर रही है। इसी के तहत पार्टी ने 70 विधानसभाओं में 70 संगठन मंत्री बनाए हैं। प्रदेश में अपने संगठन विस्तार को लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने मीडिया को यह बताया कि पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में 70 संगठन मंत्री बनाए हैं। इसके साथ ही पार्टी ने 2 नए प्रवक्ता, जबकि जो है बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में पूर्व IAS सुवर्धन शाह को जगह दी है। यानी कि पूरी तैयारियां आम आदमी पार्टी मिशन 2022 को लेकर कर रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं, प्रदेश में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ
कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक खजानदास का ये कहना है कि बीजेपी के देशहित कार्य में विपक्ष ने हमेशा अटकलें लगाई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी विपक्ष सियासत कर रहा है, लेकिन प्रदेश के साथ साथ देश की जनता भी बीजेपी पर पूरा भरोसा रखती है। देश में जिस तरह से वैक्सीन को लेकर काफी अटकलें चल रही हैं, वहीं ऋषिकेश में कार्यक्रम के दौरान खजानदास जी से हम कुछ बातें करेंगे और जानेंगे कि वैक्सीन को लेकर क्या असमंजस विपक्ष वालों की है। खजानदास जी, सबसे पहले हिंदी खबर में आपका स्वागत है। किस तरह से ये वैक्सीन को लेकर जो ये विपक्ष बात कर रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कुल मिलाकर के सबसे पहले तो मैं हिंदी खबर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि आपने वार्तालाप किया है। देखिए, विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका काम है, किंतु सरकार का काम है लोगों को बचाना। लोगों के लिए जो सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा और जिसके टीके का कल शुभारंभ हुआ है 16 तारीख को पूरे भारतवर्ष में, और उत्तराखंड में भी 43 स्थानों पे इसका शुभारंभ किया गया। देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री जी की इसकी शुरुआत की है। विपक्ष अपनी बातों करते रहे, उनका काम है कहना, किंतु हमारा काम, हमारी सरकार का काम, हमारे संगठन का काम, हमारे प्रधानमंत्री का काम, हमारे मुख्यमंत्री जी का काम लोगों की जान को बचाना, लोगों को सुरक्षित रखना, लोगों को जिस तरह से जो है एक वैक्सीन एक वैज्ञानिकों के द्वारा जिसका बाकायदा उत्पादन किया गया, वैज्ञानिक के माध्यम से वो प्रमाणित तरीके से उसको उतारा गया है। इसमें विपक्ष को इस तरह का आरोप लगाना तर्क संगत नहीं है। ये वैज्ञानिकों का और जो हमारे वरिष्ठतम डॉक्टर्स है उनका अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष हमेशा छाया रहता है, और इस बार भी वैक्सीन को लेकर मुद्दा बनाया है, पहले भी मुद्दे बनाए गए हैं, तो क्या विपक्ष देखिए, ये मैं अगर मान के चलूँ और उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड में चुनाव वर्ष भी, और कुल मिलाकर के विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। अभी भारतवर्ष में जो चुनाव हुए हैं, बिहार के जो चुनाव हुए हैं, उसमें हतोत्साहित विपक्ष हुआ है, और इसलिए कोई न कोई मुद्दा बनाकर हमारी सरकार पर आरोप लगाना ये उनका नित्य का कर्म जैसा एक हो गया। किंतु जनता उत्तराखंड की जानती है, देश की जनता समझती है, इसलिए उनको वक्त आने पर सटीक जवाब दिया जाएगा। अब आगामी समय में चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से रहेगा आगे कार्य, और क्योंकि विपक्ष हर बातों में मुद्दा बना देता है, तो आगे क्या सोचा है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजग रहता है हर समय, चाहे युद्ध काल हो और चाहे शांति काल, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता उनको एक देशहार देने का काम हमारा संगठन करते रहता है। समय समय पर बैठक करना, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी वर्चुअल रैली के माध्यम से, वर्चुअल संवाद के माध्यम से कार्यकर्ताओं को एक तीव्रता दी गई है ताकि कार्यकर्ता अपने कर्तव्य को ना भूले। इसलिए हम चुनाव में जब भी जाते हैं तो कार्यकर्ताओं के मनोबल को लेकर के और कार्यकर्ताओं को उत्साह को लेकर के हम चुनाव जीतते हैं। देश में किसानों को मुद्दा चल रहा है, किसानों को लेकर कहीं बातें चलती है, वहीं उत्तराखंड में भी किसानों का मुद्दा कभी विपक्ष द्वारा गरमाया जाता है, तो क्या करेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि किसानों का मुद्दा इस प्रकार का आज रह नहीं गया है जिस प्रकार से लोग विपक्ष इसको जो है भुनाने का काम कर रहा है। ये एक साजिश के तहत हमारे भोले भाले अन्नदाता को उकसाने का काम हो रहा है। सारे फैसले जो डिसीजन देश की सरकार ने लिया है, मोदी जी की सरकार ने जो लिया है, वो किसानों को हित को लेकर के लिया है। तो ये हमारे साथ विधायक खजानदास सिंह जिन्होंने बताया कि विपक्ष जो है हमेशा एक सही कार्यों में जो है कहीं ना कहीं अनियमितताएं दिखाता रहता है, और कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यों में कहीं ना कहीं अटकलें लगाता है। मैं विपिन नागी, हिंदी खबर, ऋषिकेश। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए काशीपुर से जानकारी आपको देते चले। ठंड और कोहरे का डबल अटैक, सुबह काशीपुर के तापमान में गिरावट आई, कई इलाकों की विजिबिलिटी कम हो गई, लोगों की परेशानियां बढ़ गई। घने कोहरे और सर्द हवाओं से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उधम सिंह नगर में भी छाई कोहरे की परत, विकासनगर में भी कोहरे का डबल अटैक झेल रहे लोग। रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है, धूप निकलने से भी कोई राहत नहीं मिल पा रही। उत्तराखंड के काशीपुर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक होने से सुबह तापमान में बड़ी गिरावट आई है। कई इलाकों की विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान हो गए। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। घने कोहरे और सर्द हवाओं से लोगों की परेशानी और बढ़ती नजर आ रही है। अगर बात उधम सिंह नगर की करें तो उधम सिंह नगर में भी कोहरे की परत छा गई है।
विकासनगर में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, जहां एक और कोहरे की परत तो वहीं पर ठंड की मार लोग झेल रहे हैं, यानी कि डबल अटैक झेलना पड़ रहा है लोगों को। वहीं रात से ही घना कोहरा छाया रहा और सुबह धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन लगातार सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से अभी राहत मिल पाना लोगों के लिए काफी मुश्किल होगा। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में फिर से फिल्मों की शूटिंग का दौर शुरू हो गया है। शूटिंग को लेकर मसूरी के लोगों में उत्साह बना हुआ है। मशहूर बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती मसूरी पहुंचे, जहां पर BSW वेब सीरीज की शूटिंग को लेकर उनके द्वारा कई सीन फिल्माए गए। मसूरी में BSW वेब सीरीज की शूटिंग सुबह के समय मसूरी पिक्चर पैलेस के एक पुराने होटल में हुई, जिसमें होटल को उत्तराखंड पुलिस अधीक्षक का ऑफिस बनाया गया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ अभिनेता आर्यन वाजवा और साथ ही एक्ट्रेस चंदना ने भी कई सीन फिल्माए हैं। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती और अन्य अभिनेताओं की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जिसको व्यवस्थित करने के लिए पुलिस की काफी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी है। ये बता दें, वेब सीरीज BSW के निर्माता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने की है और हालांकि अब लगातार इसकी शूटिंग हो रही है, तो लोगों में भी एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला चिकित्सा पौड़ी सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड़ियाल और पाबो को PPP मोड दे दिया गया है। इसके बाद आगामी 22 जनवरी से ये तीनों अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित होने जा रहे हैं। लेकिन इन तीनों अस्पताल में पिछले 10 से 15 साल से संविदा कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, जिसके चलते यहाँ कर्मचारियों ने जिला अस्पताल प्रशासन का घेराव किया। संविदा कर्मचारी योगेंद्र कुमार ने ये बताया कि PPP मोड पर दिए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा उन्हें 31 मार्च तक ही सेवाएं देने के लिए कहा गया है। 31 मार्च के बाद इनके साथ सभी संविदा कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने कहा है कि संविदा कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने यह कहा कि इन सभी कर्मचारियों को अन्य अस्पतालों में समायोजित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये 30-31 लोग जो हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं और टेक्निकल स्टाफ है, तमाम लोग हैं। इन लोगों को बोल दिया है इन्होंने कि मार्च तक आपके बारे में विचार किया जा रहा है। तो फिलहाल मुझे मामला लटकाने की इनकी कोशिश लगती है कि लटका रहे हैं, बॉल को सरका रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सारे लोग यहाँ पे आए और उनको एक नैतिक समर्थन भी दिया, वार्ता भी की हमने यहाँ पे। अभी हमने बहुत शालीनता से यहाँ पे बात रखी है और आप विश्वास रखिए कि अगर सड़क पे आंदोलन छेड़ना पड़ेगा या धरने पे बैठना पड़ेगा, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, तो हम जितने संविदा कर्मी हैं उनके साथ खड़े हैं और उनको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। अब PPP मोड में जा भी रहा था, उसके बाद जो भी PPP मोड में जो कंपनी आएगी, जो भी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जो इनको हम लोग रखने का प्रयास करेंगे, अन्यथा जनपद के अन्य हॉस्पिटल्स में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उनको एडजस्ट करें। शुगर मिलों की पराई सत्र में माह का समय बीत गया है, लेकिन गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया। साथ ही गन्ना मूल्य भुगतान का मामला भी किसानों की परेशानी का सबब बना हुआ है। इन्हें लेकर किसान सरकार और गन्ना विभाग की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। इस बाबत हिंदी खबर संवाददाता जसवीर सिंह ने उत्तराखंड के सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जनपद की शुगर मिलें पिछले कई माह से लगातार अपना पेराई सत्र शुरू किए हुए हैं। अभी तक गन्ने का कोई मूल्य सरकार ने घोषित नहीं किया है। इसे लेकर के किसान भी असमंजस में हैं और आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सहायक गन्नायुक्त शैलेंद्र जी। उनसे बात करेंगे कि अभी तक कितना भुगतान हो चुका है और आने वाले दिनों में क्या पोजीशन रहेगी। खासतौर पर मैं लक्सर और इकबालपुर शुगर मिल और लिबर्टी तीनों मिलों की बात कर रहा हूँ। तो सर, जो स्थिति फिलहाल है, किसान कहीं ना कहीं असमंजस में, कब तक है उम्मीद आपको जो गन्ना मूल्य घोषित होगा? देखिए, इस बारे में अभी ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि सरकार के स्तर से जारी हो रहा है। इस बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा कि गन्ना मूल्य भुगतान कब तक घोषित होगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है जो अभी संज्ञान में आया है कि सरकार इस पर कार्य कर रही है और जल्द ही ये मूल्य घोषित कर दिया जाएगा। बात आपकी रही जो गन्ना मूल्य भुगतान की, इस समय हमारी चीनी मिलों ने लगभग, जैसे हमारे लक्ष्य शुगर मिल 15 दिन का भुगतान जारी कर दिया है। अनुरोध है कि 2 शब्द कहें अग्रिम के तौर पर।
अच्छा सर, इकबालपुर की स्थिति? इकबालपुर ने का पेमेंट कर दिया है, अभी 5 दिन का भुगतान जारी करना। ये भुगतान पूर्व भुगतान था जो ये सबके सब नहीं, अभी चला था वही अग्रिम भुगतान किया जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से अब आने वाले दिनों में किसानों ने एक मसला यहाँ भी उठाया था कि छोटा किसान जो है 9 पखवाड़ों तक कहीं ना कहीं उसके बीच में घिसता रहता है, उसके पास जमीन कम होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था आने वाले दिनों में बनी कुछ? देखिए, फिलहाल जो छोटे किसान की व्यवस्था है वो 10 पखवाड़े तक सीमित कर दी गई है। छोटे किसान 150 कुंटल किसान को हमने रखा है, 150 कुंटल मानते हुए, तो 7 से 10 में उसके पर्चे लगा दिए हैं। पौधा करने की, इसके बाद पेड़ी करने की 1 से 4 में ऑलरेडी हमने पर्चे लगा चुके हैं। किसानों के तोल कांटों को लेकर का जो अभियान चला गया था उसमें कितनी कार्रवाई? काफ़ी सेंटर की जांच हमारे यहाँ डेली की जा रही है और कुछ जहाँ पे घटना केस आए उनका मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। चलिए, तो ये थे सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि गन्ना भुगतान जो है वो शुरू कर दिया गया है और इकबालपुर शुगर मिल ने भी पिछला भुगतान लगभग पूरा कर दिया। अब आने वाले दिनों में स्थिति और बेहतर होगी, ये इनका दावा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा किस तरह से किसानों को राहत मिल पाएगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्ष्य। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार।